हम एक बार उन विषयों को दोहराएंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए एक बार उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने मार्क्सवाद के बारे में चर्चा की थी और मार्क्सवाद के जो मूल दो सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत, उसके बारे में बताया था, जिसमें बताया गया था किस प्रकार मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव ग्रहण किया, किस प्रकार मार्क्स ने उनके दिए गए दर्शन को स्वीकार किया, लेकिन किस प्रकार उन्होंने उसमें परिवर्तन भी किया और अपनी तार्किक दृष्टि से अपने तथ्य और अपने आंकड़े देकर उन्होंने एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा सिद्धांत बताया था इतिहास की आर्थिक व्याख्या का, इतिहास की भौतिक व्याख्या का, जो मार्क्स का एक बिल्कुल भिन्न सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का, तथ्यों का, आंकड़ों का, कहानियों का, राजा रानियों की कहानियों का संग्रह नहीं है। इतिहास एक पूरा विकास क्रम है। और इन दोनों सिद्धांतों के बीच में हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, जिसे कहा गया था कि पूरी व्यवस्थाओं में दो वर्ग होते हैं इतिहास में, और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। हमारी आज की जो कक्षा है वो यहीं से प्रारंभ हो रही है कि आखिर जब दो वर्ग हुए इतिहास के क्रम में, एक ने तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लिया और दूसरा वर्ग उत्पादन के साधनों पर निर्भर हो गया, तो शोषण कैसे हुआ? भाई एक ने तो नियंत्रण कर दिया, उसने काम करवाया, और दूसरे वर्ग ने काम किया, तो शोषण कैसे हुआ? शोषण का तरीका क्या था? जो मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो कहाँ से ढूंढा गया? अब इसको एक नवीन सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने स्पष्ट किया, जिसे बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो इस बात की पड़ताल करता है कि कोई भी वर्ग, विशेषकर पूंजीपति वर्ग, कैसे अधिक अमीर और अधिक साधन संपन्न हो जाता है, जबकि उसी की फैक्ट्रियों में और कल कारखानों में उसी के यहाँ पर काम करने वाला, अपना श्रम बेचने वाला, जो उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, मेहनत, श्रम, शारीरिक श्रम, उसको बेचने वाला हमेशा निर्धन और निर्धन और अधिक निर्भर होता जाता है। तो इसके बीच की कड़ी को पकड़ने का काम किया मार्क्स ने इस सिद्धांत के द्वारा। मार्क्स ने ये माना कि हर वस्तु के दो मूल्य होते हैं, एक होता है उपभोग मूल्य और दूसरा होता है विनिमय मूल्य। उपभोग का मतलब जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं अपने लिए, अपने हित के लिए, हम मान लीजिए ब्रेड खा रहे हैं, तो उसका खा रहे हैं तो हमने उसका उपभोग किया, तो वो उसका उपभोग मूल्य हुआ। लेकिन वही ब्रेड हम बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो उसका क्या हुआ? विनिमय मूल्य। तो उपभोग का मतलब जब हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो उस वस्तु का उपभोग मूल्य कहलाता है। लेकिन जब उसी वस्तु को हम बेचते हैं और उसी वस्तु से अर्जित करते हैं, आय लेते हैं, पैसा लेते हैं, धन कमाते हैं, तो उसको बोला जाता है उसका विनिमय मूल्य। अर्थात एक वस्तु उपभोग के योग्य भी है और एक वस्तु विनिमय के योग्य भी है। इसे स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने पदार्थ और वस्तु की महत्ता को रेखांकित किया कि उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में श्रम महत्वपूर्ण है, और श्रम के आधार पर ही हम यह तय कर पाते हैं कि अतिरिक्त मूल्य कहाँ पर छुपाया जाता है और कहाँ पर लाभ के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक फैक्ट्री है उदाहरण के लिए, उस फैक्ट्री में श्रमिक काम करता है। श्रमिक को बनाने के लिए उदाहरण के लिए एक खिलौना दे दिया गया, ठीक है। उस खिलौने में बनाने में जो श्रमिक है, जो बनाने वाला है, उसने मेहनत की, ठीक है, और उस खिलौने को बना के उसने दे दिया, रख लिया। तो उस खिलौने को बनाने में उसका जो श्रम लगा, समझिए, उस खिलौने को बनाने में उसका जो श्रम लगा, उसके जितना मूल्य जो उसके श्रम का होना चाहिए वो कभी भी श्रमिक को नहीं मिल पाता है। मान लीजिए वो खिलौना में उसने 1 घंटे में बना दिया, ठीक है, और 1 घंटे में वो खिलौना बनाकर दे दिया, लेकिन काम उसने क्या किया? सारा दिन किया। उसने उत्पादन कर दे दिया,
लेकिन उसकी श्रम का जो मूल्य है वो पूरे दिन में विभाजित हो गया, तो क्या उसको पूरे दिन के घंटे के हिसाब से या पूरे दिन के उसके श्रम के हिसाब से उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा? नहीं। पूंजीपति क्या करता है कि ये जो श्रमिक का अतिरिक्त समय है, अतिरिक्त समय लेता है, ये जो श्रमिका के श्रम का उपयोग करता है, तो इससे वो जो अतिरिक्त आय अर्जित करता है, इस श्रम से जो अतिरिक्त लाभ अर्जित करता है, पूंजीपति उस अतिरिक्त मूल्य को अपने पास में रख लेता है। इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। एक किसी भी टेबल को बनाने के लिए मान लीजिए श्रमिक ने अपना श्रम लगाया, लकड़ी मान लीजिए पूंजीपति ने दी, औजार उसने दिए और स्थान उसने उपलब्ध कराया, लेकिन क्या औजार, लकड़ी और स्थान तीनों आपस में मिलकर टेबल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो वहां किस चीज की आवश्यकता हुई? श्रम की। अर्थात पूंजीपति की लकड़ी, पूंजीपति का औजार, पूंजीपति का स्थान तीनों आपस में मिलकर उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ वो क्या हुआ? वो श्रमिक का श्रम। अब 10 रुपए की टेबल में मान लीजिए आप 6 रुपए के सारा सामान आया, 1 रुपया दे दिया श्रमिक को, 3 रुपये एक तरफ, और यही 10 रुपए का माल मार्केट में जाकर बिकता है 15 रुपए का। तो लाभ जो 5 और 3 8 का है वो किसके पास गया? पूंजीपति के पास में। श्रमिक को क्या मिला? 1 रुपया, 1 रुपया मिला। तो जब पूंजीपति के पास में लगातार ये 8 रुपए, ये 8 रुपए, ये 80 हो जाएंगे, ये 80,000 हो जाएंगे, ये 8 लाख हो जाएंगे, ये करोड़ हो जाएंगे, तो पूंजीपति के पास में तो पूंजी और बनाने का साधन बढ़ता गया। लेकिन श्रमिक के पास में 1 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ, बढ़ाएगा नहीं। पूंजीपति अपने लाभ में से उसको लाभ नहीं देगा, लेकिन पूंजीपति उसके श्रम को जितना ले रहा है उसके एवज में उसको पूरा लाभ नहीं दे रहा है। उसके श्रम की जो वैल्यू है, उसके श्रम का मूल्य है, वो लकड़ी से, औजार से और जमीन से कहीं अधिक है, लेकिन उसके श्रम का उतना मूल्य श्रमिक को नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे पूंजीपति सारे साधनों पर नियंत्रण कर लेता है और श्रमिक और अधिक निर्भर हो जाता है, क्योंकि पूंजीपति का तो जीवन स्तर भी सुधर रहा है, पूंजीपति का जीवन स्तर भी सुधर रहा है, और पूंजीपति हमारे ही धन पर ऐसे बैठ जाता है कि जैसे वो धन उसका है। लेकिन मार्क्स ने इस तथ्य को स्थापित किया कि बिना श्रम के पूंजीपति नहीं बन सकता। बिना श्रम के कोई भी अमीर आदमी अपनी संपत्ति नहीं बना सकता। तो अधिक महत्वपूर्ण क्या हुआ? श्रम। तो अतिरिक्त मूल्य के इस नियम का मतलब ये हुआ कि 2 मूल्यों के बीच का अंतर होता है। कोई चीज जितनी लागत से बनाई जाती है, कोई भी चीज जो श्रमिक पैदा करता है और जो उसको वास्तव में मिलता है, उसके बीच का जो अंतर है उसको अतिरिक्त मूल्य बोला जाता है। और धीरे धीरे ये ऐसी परिपाटी बन जाती है कि श्रमिक का और शोषण और शोषण और शोषण होने लगता है, और उसके इसी शोषण से पूंजीपति पूंजी बनाने लगता है, उस पूंजी पर अपना हक जमाने लगता है, बड़ी बड़ी साधन सुविधाएं उसको उपलब्ध होने लग जाती हैं, उसका जीवन स्तर सुधरने लग जाता है। और पूंजीपति जीवन स्तर के सुधरने के साथ साथ ये मानकर चलता है कि ये मेरा एकाधिकार है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन श्रमिक की अवस्था नहीं बदलती है। श्रमिक की अवस्था कब बदलेगी? श्रमिक में ये परिवर्तन कब आएगा? उसको अपनी चीज का सही मूल्य कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब उसको इस बात का अनुभव होगा कि मेरा शोषण किया जा रहा है, मेरा श्रम महत्वपूर्ण है, मेरा श्रम एक ऐसा कारक है जिसके बिना पूंजीपति नहीं बन सकता, या मेरा श्रम ऐसा कारक है जिसके बिना फैक्ट्रियां नहीं चल सकती, या मेरा श्रम एक ऐसा कारक है जिसके बिना उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता। जिस क्षण, जिस अवस्था में मार्क्स के अनुसार श्रमिक को ये समझ आने लगता है कि उसके श्रम का महत्व पूरे उत्पादन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तब श्रमिक में एक चेतना उत्पन्न होती है जो उनको धीरे धीरे एक नए अवस्था की तरफ लेके जाती है, एक नई इकाई की तरफ लेके जाती है, जिसे हम बोलते हैं वर्ग। और श्रमिक एक वर्ग के रूप में, एक समूह के रूप में, एक संगठित प्रतिरोध के रूप में, एक इकाई के रूप में इस व्यवस्था में उभर कर आता है।
तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूलतः इस बात की ओर इंगित करता है कि पूंजीपति श्रम के अतिरिक्त मूल्य से अपना संपत्ति बनाता है। अतिरिक्त मूल्य इस बात की ओर इंगित करता है कि श्रमिक को इस बात का अनुभव नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त श्रम में से अपना लाभ नहीं ले पा रहा है और अपने यथोचित जो श्रम है उसका लाभ भी उसको नहीं मिल रहा है। तो मार्क्स ने यहाँ ये समझाने का प्रयास किया कि श्रमिकों में ये चेतना उत्पन्न होनी आवश्यक है कि वो एक वर्ग के रूप में या एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी से जुड़ता हुआ जो अगला सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष। अतिरिक्त मूल्य से वर्ग बन गया, वर्ग की संरचना बन गई। वर्ग की संरचना कैसे बनी? क्योंकि जितने भी श्रमिक हैं उन सबकी एक जैसी समस्या है, एक जैसी चुनौतियां हैं, एक जैसी आवश्यकताएं हैं और एक जैसी ही स्थितियां हैं। सारे श्रमिक, कोई श्रमिक अच्छा कोई बुरा नहीं है, श्रमिक से बस श्रम खरीदा गया, उसको उसका पूरा लाभ दिया नहीं गया और सारे श्रमिकों को एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में रख दिया गया। तो आर्थिक स्तर पर पूंजीपति तो एक वर्ग बन गया और आर्थिक स्तर और आर्थिक हितों की समानता के कारण जो श्रमिक है वो दूसरा वर्ग बन गया। पूंजीपति वो वर्ग है जिसने उत्पादन के सारे साधनों पर नियंत्रण कर लिया और वो क्या बन गया? शोषक बन गया, नियंता बन गया, वो हर चीज़ का निर्धारक बन गया, वो हर चीज़ को निश्चित करने लगा, समाज को, राजनीति को, विचार को, साहित्य को और तो और जीवन स्तर के पैमानों को भी वो तय करने लग गया। जब मैं आपको एक बहुत छोटे उदाहरण द्वारा समझाना चाहूँगी, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे टीवी में। क्या आपने कभी ऐसा ऐड देखा है कि जो आम गरीब आदमी की ज़रूरत से जुड़ा हुआ ऐड हो? हम ऐड किसका देखते हैं? हम प्रचार किसका देखते हैं? उस चीज़ का जो अधिक से अधिक मूल्य में बिक सकती है या जो उपभोक्ता को आकर्षित कर सकती है। तो यहाँ पूंजीपति ना केवल प्रचार तंत्र को, यहाँ पूंजीपति ना केवल बाजार को प्रभावित करने की कोशिश करता है जिससे कि वो उत्पादन को बढ़ा सके और श्रमिक से अधिक उत्पादन लेकर अपने लाभ को और अधिक बढ़ा सके। तो जो श्रमिक वर्ग रहा, जो किसान वर्ग रहा, वो क्या रहा? निर्भर रहा। तो जो निर्भर रहेगा, जिसका हर निर्णय दूसरे पर आश्रित होगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसका शोषण होगा और जब उसका शोषण होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो शोषित कहलाएगा। मार्क्स ने एक नारा बुलंद किया कि दुनिया के विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम एक हो जाते हो तुम्हारे लिए पाने के लिए तो बहुत कुछ है, तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। तो सिर्फ इस शोषण की बेड़ियां हैं जिससे मुक्त होना आवश्यक है। अब वर्ग अपने आप एकदम कैसे वर्ग में चेतना आएगी कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं, हम इकट्ठे हो जाएं, हम संगठित हो जाएं, हम क्रांति करेंगे, हम व्यवस्था को बदल देंगे? नहीं। तो मार्क्स ने यहाँ पर श्रमिक वर्ग को और कृषक वर्ग को, जिसको वो शोषित वर्ग के रूप में परिभाषित करते हैं, धीरे 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 अपने व्याख्यानों द्वारा, अपने जगह जगह गोष्ठियों द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा, अपने दलीय प्रबंधन द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि श्रमिक अपने श्रम का सम्मान करे और अपने हितों की रक्षा के लिए एक साथ आए। तो पहली कंडीशन क्या हुई एक होने के लिए? वर्ग में चेतना आनी चाहिए। चेतना का मतलब हमारा हित एक है, चूंकि हमारा शोषण होता है तो हमें एक हित के आधार पर अपने आप को एक वर्ग के रूप में संगठित करना होगा। तो जब वर्गीय चेतना आ जाती है, हम सब एक जैसे हैं, जब ये वाला भाव आ जाता है, तब धीरे 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 क्या होगा? आपस में विचार विमर्श करेंगे। जो असंतोष है, जो आक्रोश है, जो शोषण है, उसके लिए एक होने लगेंगे, संगठित होने लगेंगे। और जब धीरे 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 ये संगठित होने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, शोषण की पराकाष्ठा होते ही वो संगठित रूप से प्रतिरोध करेंगे, उस शोषण का विरोध करेंगे। उस शोषण का विरोध किस लिए करेंगे? नई व्यवस्था को लाने के लिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शोषण नहीं होगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उनको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उनको उनके श्रम का उचित मूल्य मिलेगा, एक ऐसी अवस्था जिसमें उन्हें भी जीवन स्तर की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, एक ऐसी अवस्था जिसके बाद बार बार उन्हें परिवर्तन के लिए अग्रसर नहीं होना पड़ेगा, एक ऐसी अवस्था जिसमें समानता उनका हक नहीं, उनकी अनिवार्य परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो ये कब संभव है? जब पूरा वर्ग, पूरे इस वर्ग का एक
एक नेशनल करेक्टर नहीं, इस वर्ग का करेक्टर है इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी श्रमिक और जो भी शोषित वर्ग है, जब वो एक साथ इकट्ठा होकर चेतना और एकता के आधार पर संगठित प्रतिरोध करता है, तो उसको बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तन के लिए किए जाने वाला प्रतिरोध, विरोध, जिसे कहा गया क्रांति। क्रांति का मतलब जो पूरी व्यवस्था को पूरा बदल देने का प्रयास है, जिसमें जो स्थापित व्यवस्था है उसको पूरी तरह उखाड़ फेंका जाता है और एक नवीन व्यवस्था के रूपांतरण की दिशा तय हो जाती है। तो मार्क्स ने ये माना इस सिद्धांत के द्वारा कि वर्ग संघर्ष धीरे धीरे क्रांति को जन्म देता है और क्रांति के बाद में एक ऐसी अवस्था आती है, संक्रमणकालीन अवस्था जिसको बोला जाता है, जिसमें पूंजीवादी वर्ग से उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाता है, वर्ग भेद नहीं रहता है और जितना जो श्रमिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के रूप में परिभाषित किया। और इस संक्रमण काल में जो सर्वहारा वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार कर लेता है ताकि उत्पादन के संबंधों को पुनः परिभाषित किया जा सके। इस संक्रमण काल में राज्य है कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे राज्य की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे और कम होने लगती है, क्योंकि राज्य पूंजीपति के हितों का क्या है, पोषक है। तो पूंजीपति के हित का अगर राज्य पोषक है तो सर्वहारा क्रांति का कोई मतलब नहीं है। तो सर्वहारा की जब क्रांति की बात कर रहे हैं मार्क्स, तब वो मानकर चल रहे हैं कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति इस संक्रमण काल में उनकी तानाशाही या उनके अधिनायकत्व के रूप में स्थापित होगी, जो धीरे धीरे व्यवस्थाओं को समाप्त करेगी। नए कानून बनेंगे, जमीन के को पुनर्भाषित किया जाएगा, उत्पादन के साधनों को पुनर्परिभाषित किया जाएगा और धीरे धीरे उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो जाएगा। जब उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो जाएगा तो वर्गों की आवश्यकता नहीं है। वर्ग कब बनते हैं? जब शोषण करना होता है। वर्ग कब बनते हैं? जब हम सिर्फ अपने ही हित के लिए बात करते हैं। तो जब वर्ग नहीं है तो क्या हुआ? सार्वजनिक स्वामित्व हो गया, उत्पादन के साधनों पर सबका नियंत्रण है और इस अवस्था में धीरे धीरे राज्य की उपयोगिता समाप्त हो जाती है और जो अवस्था उभर कर आती है उसको बोला जाता है स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी, राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज। और इस क्रांति को परिभाषित करती हुई तस्वीर आपके सामने है, जिसमें मार्क्सवाद की स्थापना और साम्यवादी क्रांति के सिंबल के रूप में एक मजदूर का हथौड़ा और एक कृषक का औजार दिखाया गया, दांती दिखाई गई है, जिसमें शारीरिक श्रम को पुनः प्रतिष्ठित करने की बात है कि शारीरिक श्रम को पुनः स्थापित किए बिना, श्रम की महत्ता को पुनर्स्थापित किए बिना हम नई व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो मार्क्स का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना है वो ये माना जाता है कि मार्क्स ने एक विचारधारा के रूप में हमारे सामने जो आश्रित हैं, जो दूसरे पर निर्भर हैं, जो किसी ना किसी रूप में हमेशा परिवर्तन की आस दूसरे से लगाते हैं, उनको उनके जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको उनका मूल अधिकार लौटाना, क्योंकि वो एक ही चीज़ बेच सकते हैं, उनके पास बेचने के लिए एक ही चीज़ है, श्रम, जो वो किससे करेंगे? हाथों से करेंगे। तो हाथ की कीमत, पसीने की कीमत, उसके जो श्रम की कीमत है उसको स्थापित करने का कार्य मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में किया। और मार्क्स ने राज्य के विलोपन के साथ साथ एक जो अवस्था बताई उसको साम्यवादी अवस्था, साम्यवादी युग के रूप में परिभाषित किया। मार्क्स के ये मूल सिद्धांत हैं जिनको हम मार्क्सवाद को समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यहाँ हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि क्या मार्क्स ने जो दर्शन दिया उसका कोई व्यवहारिक रूप भी था या मार्क्स का दर्शन सिर्फ दर्शन ही बनकर रह गया? दुनिया में मार्क्सवाद का महत्व अध्ययन की दृष्टि से, विवेचन की दृष्टि से और विगत शताब्दियों के आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मार्क्सवाद एक ऐसा दर्शन था जिसके आधार पर न केवल दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति हुई, अपितु मार्क्स की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर, मार्क्सवाद से प्रभावित होकर उसके आधार पर ही नई व्यवस्थाओं की स्थापना भी हुई। और वे व्यवस्थाएं, मैं उदाहरण देती हूँ आपके सामने सोवियत संघ का। सोवियत संघ में वो व्यवस्थाएं 90 साल तक चली। 1917 में पहले साम्यवादी क्रांति होती है, कृषक क्रांति,
जारशाही के विरोध में। उससे पहले छुटपुट क्रांतियों का स्वरूप चला, लेकिन 1917 में साम्यवादी क्रांति के रूप में यूएसएसआर का नाम लिया जाता है, जिसका पतन हम मानते हैं 1990-91 में होता है, जब गोर्बाचोव वहाँ पर सत्ता में आते हैं। अर्थात एक दर्शन के आधार पर कोई भी व्यवस्था इतने लंबे समय तक विश्व इतिहास में बनी रही, ऐसा जो उदाहरण है वो अपवाद स्वरूप है। दूसरा चीन का उदाहरण है, जिसमें साम्यवादी क्रांति हुई 1949-50 में, जहां आज भी साम्यवादी आइडियोलॉजी के आधार पर वहां की शासन व्यवस्था चलती है। यद्यपि समय के आधार पे इन देशों में नवीन परिवर्तन भी हुए, लेकिन कुछ देशों में क्रांति का प्रतिकार कर दिया गया, क्रांति को दबा दिया गया, वहाँ नवीन व्यवस्थाओं का निरूपण हुआ। तो मार्क्सवाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मार्क्स के दर्शन के आधार पर व्यवस्था स्थापित हुई, ना केवल स्थापित हुई अपितु चली, ना केवल चली अपितु उसने पूरे वैश्विक संबंधों का स्वरूप परिवर्तित कर दिया। वो न केवल युद्धों को परिभाषित करने के लिए एक दर्शन का आधार बन गया, वो न केवल आपस के विदेशों के संबंधों को संचालित करने वाला एक निर्धारक तत्व बन गया, बल्कि वो 20वीं सदी के बहुत से एक विचारधारा और विचारकों के समूह का जनक बन गया, जिन्होंने सबसे अधिक प्रेरणा मार्क्स के दर्शन से पाई, या तो समर्थक के रूप में या विरोध के रूप में। लेकिन मार्क्सवाद से हम मार्क्सवाद को पढ़े बिना 20वीं और 21वीं शताब्दी में होने वाले चिंतन और परिवर्तनों को समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए मार्क्सवाद का अध्ययन हमारी कक्षा में अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि आपको जब आप मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो आपको किन किन बातों की जानकारी होनी आवश्यक है, परीक्षा की दृष्टि से आपको किन किन का अध्ययन करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, हम जब भी कोई विचारक पढ़ते हैं, विचारधारा पढ़ते हैं, तो हमें उसका बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि अवश्य पता होनी चाहिए, कि कोई भी विचारक जो होता है वो अचानक से पैदा होकर अपने विचार नहीं देता। वो विचारक किन परिस्थितियों में पैदा होता है, जहाँ पर वो रहता है, पलता है, बड़ा होता है, कैसी उसकी शिक्षा होती है, तो वो जो प्रभाव ग्रहण करता है। तो मार्क्स के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा, एक हमें ये मालूम होना चाहिए। उन विचारकों के नाम और उन विचारकों से कौन कौन सी बातें उसने सीखी, कौन सी बातें उन्होंने ग्रहण की, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। मार्क्स के ऊपर किन रचनाओं का प्रभाव पड़ा, उन रचनाओं के नाम हमें मालूम होनी चाहिए। मार्क्स ने अपने विचार देने के लिए कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उदाहरणार्थ मैंने आपको दिखाया, उन सब के नाम आपको मालूम होने चाहिए। आपको दास कैपिटल मालूम होनी चाहिए, उसमें क्या विचार दिया गया। आपको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मालूम होना चाहिए, उसमें क्या विचार दिया गया। अर्थात उस रचना का नाम और उसका मूल विचार, या किस विचार को केंद्र बिंदु में रखे वो रचना लिखी गई है। तीसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो भी दर्शन दिया गया, जो भी विचार प्रस्तुत किया गया, वो किन परिस्थितियों में किया गया, उस समय क्या परिस्थितियां थी, और जो दर्शन उन्होंने दिया उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या हुई। मतलब कोई किसी ने आलोचना की होगी ना, तो वो आलोचक कौन कौन से थे जिन्होंने उसका विश्लेषण किया या उसको क्रिटिसाइज किया। तो उन आलोचकों का नाम, जैसे कार्ल पॉपर की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उन्होंने मार्क्स के पूरे दर्शन को एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन से देखा, एक उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया। तो हमें और भी ऐसे बहुत सी पुस्तकों के नाम मालूम होने चाहिए जिससे हम रिलेट कर पाते हैं कि ये मूल सिद्धांत इसमें है और इसकी आलोचना इसमें की जाती है। हमें ये मालूम होना चाहिए द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दोनों का अलग अलग मतलब क्या है। द्वंद्वात्मक का विचार किससे ग्रहण किया, भौतिकवाद का विचार किससे ग्रहण किया, द्वंद्ववाद का मतलब क्या है, भौतिकवाद का मतलब क्या है। क्योंकि ये ना केवल आपके कक्षा में प्रश्न देने की या उत्तर देने की दृष्टि से, अभी तो जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो विचारक तो नहीं बदलते, विचारक ने तो अपना दर्शन दिया और उसके आधार पर पूरी एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई। तो आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, या आप राजनीति विज्ञान का जब भी राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको मार्क्सवाद पढ़ना ही पड़ेगा। जब पढ़ना पड़ेगा तो हमें इसकी बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह इतिहास की कितनी अवस्थाएं मानी, कितनी कितनी अवस्थाओं में उन्होंने उनका विभाजन किया, हर अवस्था में क्या प्रतीक माना उन्होंने, साधन क्या माने। ध्यान रख लो, इतनी अवस्थाएं, ये साधन माने और ये संबंध माने। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्स ने ही आधार संरचना और शीर्ष संरचनाओं के द्वारा पूरी व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हीं दोनों मूल सिद्धांतों से मार्क्स ने अपने आगे के सिद्धांत डेवलप किए। उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, उसका मतलब क्या है और वो शोषण का कारण कैसे बनता है, या वो पूंजीपति को क्या रास्ता दिखाता है जिससे
पूंजीपति सफल हो जाता है। तो हमें अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की परख होनी चाहिए। उसके बाद में हमें ये भी मालूम होना चाहिए वर्ग किसको कहते हैं। सामान्यतः हम क्या कहते हैं, ये वर्ग है, वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या, ये नहीं। वर्ग का मतलब यहाँ पे एक संगठित समूह है। तो हमें वर्ग को परिभाषित करना आना चाहिए, है ना। वर्ग की हमें 5 लाइन की, 2 लाइन की, 7 लाइन की एक ऐसी शब्दावली मालूम होनी चाहिए जिससे हम उसको कभी लिखने का अवसर आए तो हम उसको लिख सके। संघर्ष, आपस का संघर्ष नहीं, वर्गों का संघर्ष, व्यक्ति का नहीं, व्यक्तियों के समूहों का संगठित संघर्ष, इसको परिभाषित करना आना चाहिए, है ना। तो वर्ग संघर्ष परिभाषित करना आनी चाहिए। क्रांति क्यों होगी, कब होगी, क्रांति के बाद में क्या होगा, क्या अवस्था आएगी, तो हमें हर सिद्धांत की बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए, उनकी मूल रचनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। और सबसे अधिक बात, मार्क्स के दर्शन का 20वीं सदी के संपूर्ण वैश्विक, वैचारिक और शैक्षणिक परिदृश्य पे क्या प्रभाव पड़ा, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा मार्क्स को पढ़ने के बाद में। क्योंकि जब हम मार्क्स को पढ़ रहे हैं और मार्क्स के दर्शन के प्रभावों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आधी चीज़ तो पढ़ ली, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, हमने सैद्धांतिक पक्ष तो पढ़ लिया, लेकिन उसका जो व्यवहारिक प्रभाव था, जिसने मोटिवेट किया परिवर्तन के लिए, जिसने बौद्धिक जगत में परिचर्चाओं को आयोजित किया, जिसने बौद्धिक जगत में एक पूरे के पूरे ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म दिया जिन्होंने पूरे परिदृश्य को बदल दिया, तो फिर हम मार्क्सवाद को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मार्क्सवाद की इन रचनाओं का, इस दर्शन से कौन सी व्यवस्थाओं में क्रांति हुई, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, किन देशों में हुई, कितने समय तक रही, और जब इन व्यवस्थाओं का वहाँ पर पतन हुआ तो उसका क्या कारण था। उदाहरण के लिए यूएसएसआर में, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के पतन के क्या कारण माने गए, और मार्क्स ने माना था कि राज्य का विलोपन हो जाएगा, लेकिन विलोपन नहीं हुआ। मार्क्स ने माना था कि साम्यवादी व्यवस्था के बाद में ये एक संपूर्ण व्यवस्था है, संवाद की अवस्था है, जिसके बाद में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन संवाद के बाद मार्क्स ने खुद भी माना वाद आता है, माना ना। तो हम ये मानकर चलते हैं, ये प्रश्न डिबेटेबल है, एक चर्चा का विषय है कि क्या हम ये मानकर चलें कि साम्यवाद के बाद पुनः लोकतंत्र आ गया, क्या साम्यवाद के बाद पुनः पूंजीवाद आ गया। तो फिर मार्क्स का जो मूल दर्शन है उसमें और जो प्रस्तुत व्यवस्थाएं हैं उसमें विरोधाभास देखने को मिलता है। तो हमें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, और मार्क्स को पढ़ने के लिए, मार्क्स को समझने के लिए, मार्क्स के मूल दर्शन के द्वारा ही हम इनको समझ सकते हैं। धन्यवाद। टाइम कम हुआ, कितना हुआ टाइम?